हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन और टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो सेक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले अपने दोस्त की तरफ से, भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो आज 4 लाइनें डेडिकेटेड कर देता हूँ मैं अपने बहुत बड़े बड़े ही होनहार बड़े भाई के लिए, प्रिय दोस्त के लिए। बस नाम का दोस्त है, वैसे उसमें कोई ऐसी कोई क्वालिटीज है नहीं, बस वो दिखावा काफी अच्छा कर लेता है। तो आज इच्छा की उसके लिए 4 लाइनें कह दूं, हो सकता है वो देख ले और उसको अच्छा ना लगे। मैं यही चाहता हूँ कि उसको अच्छा ना लगे। तुम याद नहीं करते और हम भुला नहीं सकते। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बातें हैं, अगर आपको समझ में आ जाए। नहीं आती वो आपकी समस्या है। तुम याद नहीं करते और हम भुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते। इतनी खूबसूरत मोहब्बत है हमारी कि तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। सही है भाई, कितनी शानदार मोहब्बत है हमारी दोनों की। तो आप देख सकते हो। आज एक और भी कहानी सुनाई जाएगी, वो बाद में। वो है शकुनी मामा, एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं। वो अलग बात है, उनको कुछ आता नहीं है। तो आज उनकी कहानी सुनाई जाएगी। जैसे ही कोई छोटी मोटी हरकत करेंगे वो जल्द ही फिर उनकी डिग्रियां पेश की जाएंगी ऑनलाइन। उन्हें पब्लिकली क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उन्हें फेमस करना है, बड़ा ही जल्दी है उनको फेमस होने की। तो उनकी डिग्रियां देखेंगे, कैसी डिग्रियां नहीं है, असली है, नकली है, तस्वीर कितनी बार की है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। वीडियो कंटेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ अब कुछ मसाला भी दिया जाएगा। तो देखो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है। The spatial arrangement, the spatial arrangement of atom or group, the spatial arrangement of atom or group around a stereo center, the spatial arrangement of atom or group around a stereo center in 3-dimensional space is called as configuration। सही है, ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ 3-डायमेंशन स्पेस के अंदर आपके किसी भी एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होता है। किसी भी स्टीरियो सेंटर समझो भाई, ध्यान से। मैंने क्या कहा? डायग्राम से समझो। देखो ऐसे मान लेता हूँ कोई डायग्राम बनाया होगा मैंने, सही है, समझाने के लिए मान लेता हूँ। ये जो अंगूठा है ये मान लेता हूँ मेरे स्टीरियो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है 3D के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन को, उस कॉन्फ़िगरेशन को, उस चीज को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म को क्या कह सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। किसी सेंटर के चारों तरफ एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है जो वो 3D रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। तो ऐसी चीजों को आप किस नाम से जान सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन टर्म के नाम से जान सकते हो। पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार की है। तो ध्यान से सुनना है। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो मोरली 2 प्रकार की देखने को मिलेंगी, दैट इज टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। तो पहली जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी मेरे भाई, जो आज हम डिटेल में करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। सही है, जिसे आप कौन से सिस्टम के नाम से पढ़ते हुए नजर आएंगे? डीएल सिस्टम के नाम से पढ़ते हुए नजर आएंगे। सही है, ध्यान रखना है मेरे भाई। दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बिग ब्रो? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहलाती है आरएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आरएस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सही है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन किस में कंपेयर की जाएगी? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काउंट की जाएगी। और आरएस वाली किस में कंपेयर की जाएगी बिग ब्रो? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कंपेयर की जाएगी। तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो ध्यान से देखने का मैं इधर ही डाल रहा हूं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है भाई अपने को पढ़नी है जी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कह सकते हो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल सिस्टम पढ़ो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए नजर आए। देखो ध्यान से मीनिंग समझा देता हूँ, फिर छापम छापी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो
आजकल क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब खून नाता रिश्तेदार हो गए। तो मान लेता हूँ कोई लड़का है जो इस साल 12th कर चुका, इस साल 12th में है, और एक लड़का है जो 12th कर चुका। समझो, दो केसेस हैं, एक लड़का 12th कर चुका और एक लड़का 12th में है। रिश्तेदारी में क्या होता है, किसी लड़के के मान लो 95% आ गए तो उसके पापा और मम्मी क्या है, बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सभी रिश्तेदार क्या करते हैं, उसी के साथ अपने लड़के का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो जो लड़का 12th कर चुका विद हाईएस्ट परसेंटेज के साथ, वो आपके लिए एक सरदर्द बन चुका, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका। मतलब 95% से ऊपर तो लेके आने ही है कम से कम। रिश्तेदारी में नाक का भी तो सवाल होता है। तो रिश्तेदार क्या कहता है, जो 12th कर चुका, उसने एक रेफरेंस सेट कर दिया जी 95 तो कम से कम है, इससे ऊपर जो लेके आएगा तब क्या होगी बात। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप उत्तर देना चाहते हैं किसी भी एटम या ग्रुप का कैसा अरेंजमेंट है, तो उसको एक कंपैरिजन करवा दो, उसको एक रेफरेंस स्पीसीज के साथ कंपेयर करवा दो, और उस रेफरेंस स्पीसीज को कहा जाता है स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। मतलब जो 12वीं कर चुका उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 95 तो आने चाहिए, मतलब वो हो गया स्टैंडर्ड, और बाकी जो बचे हुए होंगे वो उनके साथ क्या करते हुए नजर आएंगे, कंपेरिजन करते हुए नजर आएंगे, ताकि उसको कंपीट कर सके, हरा सके। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का उत्तर निकालने के लिए आपको जो भी एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट है उसको कंपैरिजन करवाना पड़ेगा, किसके साथ, एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के साथ। इस पूरी विधि विधान को, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। तो ध्यान से देखने का है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द arrangement of a given atom or group around a stereo center, किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ, in this configuration the arrangement of given atom or group around a stereo center is compared with a standard molecule called as relative configuration। सही है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें किसी एटम या ग्रुप का कंपैरिजन करवाया जाए किसी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के साथ। स्टैंडर्ड मतलब जो एकदम ठोस मजबूत टाइप हो, जो आंसर दे सकता हो, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। बताएंगे स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है कौन सा, देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड का दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हो, ध्यान से सुनने का। मेहनत का पसीना है, सही है, तो ध्यान से देखने का। मेहनत का पसीना, कुछ एक लोग होते हैं जिनको नहीं पता भाई मेहनत का पसीना क्या होता है, वो कुर्सी तोड़ते हैं बैठकर पूरे दिन, सही है। और क्या ही कहा जाए, इस प्रोफेशन में क्या है, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को आपको पता है गांव में क्या ही कहा जाता है, कामचोर, सही है, और भी बहुत बहुत नामों से नवाजित किया जाता है। तो मेहनत का पसीना निकालने के लिए मेहनत लगती है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, सही है। कुर्सी पे बैठ के, पंखा चला के, वाहियात चीजें नोटिस करके, उसको नीचे उसको ऊपर गिरा के, 4 लोगों की मंडली बना के, कोई भी कर सकता है ये काम, ये तो वाहियात लोग कर लेते हैं। इफ यू हैव द पावर देन कम इन कॉन्टेक्ट, कंपेरिजन कॉन्टेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, वी गो फॉर द बेस्ट, सही है। देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की कहानी सुनाता हूँ, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, इसीलिए कहानी सुना रहा हूँ। टीचिंग जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, कुछ एक बहुत अच्छे लोग होते हैं और कुछ एक तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लोग होते हैं। जो बहुत अच्छे वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से किसी को बुला लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है वो वहां मौजूद है ही नहीं। देखो कमाल की बात क्या है, जिसके साथ आप कंपैरिजन करवाना चाहते हो वो व्यक्ति वहां मौजूद है ही नहीं, और पीछे से चोरी से छुपके से क्या कर दिया, एंटर करवा दिया। अब जैसे अपने क्लास में एंटर हुए, सारा आपका प्रोसीजर फॉलो हो गया, अब स्टूडेंट से आंसर मांगा गया कि बताओ जो हम मॉलिक्यूल लेके आए हैं वो कैसा है। अब स्टूडेंट भी बड़े समझदार हो चुके, क्यों, क्योंकि उनको पता चल गया क्या गेम चल रहा है और क्या रेफरेंसेस चल रहे हैं। ऊपर से थोड़ी पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पैसे देते हैं। उन्होंने कहा जी ऐसा है, आपका मॉलिक्यूल है तो अच्छा, लेकिन वैसा मॉलिक्यूल नहीं है, वैसा मजा नहीं दे पाया जो कौन देता है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल देता है। मतलब मेरे भाई स्टैंडर्ड के पैमाने सेट करने के लिए
आंखें काली करनी पड़ती हैं, रातें गंवानी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, चुगली चमचागिरी छोड़नी पड़ती है, प्यार का भाव दिखाना पड़ता है, दूसरे के निजी हमले करने से बचना पड़ता है, तब जाके आप एक रेफरेंस सेट कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। मतलब किसी की तुलना करने के लिए आप किसी को लेके आए, बट यू कांट बीट देम, देन इट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। और केमिस्ट्री में जब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उस मॉलिक्यूल को, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। सही है, मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर्मूला देखो, छोटा सा फॉर्मूला है CHO CHOH CH2OH। सही है, CHOH CH2OH, इसे कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा लगा बिग ब्रो? इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CHO CHOH CH2OH, ध्यान से देखने का। अब देखो इसको स्टैंडर्ड तैयार कैसे किया गया, ध्यान से देखना। इसमें जो रेफरेंसेस दिए गए वो OH के आधार पे, इसमें जो रेफरेंस बनाया गया वो कौन सा ग्रुप बनाया गया? OH ग्रुप, जिसके आधार पे आप उत्तर दे सकते हो। देखो कैसे, उसने कहा भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख देता हूं CHO, ये CH2OH ऐसे लिख दो, और ये क्या होगा? सही है, CHO CHOH CH2OH। देखो ध्यान से, अब कॉन्फ़िगरेशन देखो, उत्तर निकालोगे कैसे? ये कौन सा कार्बन है नीचे से? पहला, और ये कौन सा है? दूसरा। इस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे, ध्यान से सुनना है, कहीं भी उत्तर देना हो डीएल सिस्टम का तो ये जुगाड़ ध्यान रखना, सेकंड लास्ट कार्बन पर OH की पोजीशन क्या है? सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH की पोजीशन क्या है, वो आंसर देगा। देखो OH अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो आंसर होगा डी कॉन्फ़िगरेशन। जुगाड़ सिखा रहा हूं, समझ लो। सही है, CH2OH CHOH CHO, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो कॉन्फ़िगरेशन ब्रो क्या कहलाएगी? एल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो भी आपने स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल रखा, उस स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, कोई भी जो आपने रेफरेंस रखा उसमें सेकंड लास्ट कार्बन की पोजीशन क्या है, वो कॉन्फ़िगरेशन किस नाम से जानी जाती है बिग ब्रदर? डीएल सिस्टम के नाम से जानी जाती है। अगर OH आपके राइट हैंड की तरफ है, देखो इस तरफ, ये कौन सा कार्बन है? सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन में OH किधर है? मेरे राइट हैंड की तरफ। तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? डी कॉन्फ़िगरेशन। मैं पूछूं ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है भाई, तो आंसर होगा इट इज अ डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो मैं इसकी एल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता हूं भाई, तो इसको CHO बना दूं, इस OH को कौन से दिशा की तरफ ले आऊं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला सकता हूं ना, इसको कौन सी की तरफ ला सकता हूं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH की पोजीशन कैसी है? इधर ये पहला, ये दूसरा। सेकेंड लास्ट कार्बन पे लेफ्ट की तरफ है, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी बिग ब्रो? एल कॉन्फ़िगरेशन। जुगाड़ आपके सामने है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मोरल आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH की पोजीशन क्या है? अगर OH राइट हैंड की तरफ है तो डी, अगर OH लेफ्ट हैंड की तरफ है तो एल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होती हुई नजर आएगी। तो ध्यान से देख सकते हो, ऊपर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है? डीएल कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो मजा नहीं आया, मजे लो ध्यान से। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो ध्यान से, फिशर प्रोजेक्शन तैयार कर रहा हूं। देखो ऐसे 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 बना दो, ऊपर ऊपर ग्रुप होता है CHO ग्रुप। कौन सा रे बाबू? CHO। HOH, तीसरे कार्बन पे HOH की पोजीशन बदल दो। ये पहला, ये देखो ध्यान से, ये पहला, इसके साथ 1 2 3 4 5, और नीचे होता है प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। सही है, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे और डिटेल में चलेंगे। ये HOH HOH, देखो ध्यान से। अब मैं पूछूं रे बाबू ये कौन सा ग्लूकोज है, तो देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे, कौन से कार्बन पे मेरे बाबू? सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये पहला, नीचे से दूसरा।
तो ये पहला और ये कौन सा, दूसरा। सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है, तो देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किस तरफ है बाबू, राइट हैंड साइड तरफ है। सेकंड लास्ट कार्बन पे OH किस तरफ है, राइट हैंड साइड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कहलाएगी, डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ग्लूकोज के आंसर होगा बाबू डी ग्लूकोज। याद करो वो दिन रे जब मैंने कहा था डब्बे पे जो ग्लूकोज होता है डेट इज डी ग्लूकोज। मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। दैट पोजीशन इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 चेक करने का। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7। इस चीज को क्लियर करने का रे, सही है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का। पहचान लो भाई, पहचान लो, सही है। देख लो तसल्ली से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोजन कर लो चेक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला सही है ब्रो, सही है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ ये ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अब मैं कहूँ बाबू एल ग्लूकोज बनाना है तो गलती ना करने का रे, ऐसे मत कर देना कि इस OH को घुमा के इधर लिख दोगे, घर का मामला नहीं है। जब भी तुम्हें कहा जाए एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है तो जुगाड़ बता देता हूँ। जब भी डी कॉन्फ़िगरेशन से एल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना हो, पूरे मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, मान के चलना कि इसके सामने तुमने शीशा लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू, शीशा। उत्तर निकालने का सीधा सा जुगाड़ बता रहा हूं। मान के चलना कि तुमने यहाँ शीशा लगा दिया। डी कॉन्फ़िगरेशन का अगर उल्टा बनाना हो मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से है कि उसको वहीं की वहीं परिवर्तित मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। मान लेना जो मॉलिक्यूल तुमने आंसर लेके आए हो उसके सामने शीशा रहा होगा, दर्पण रहा होगा। जैसे ही दर्पण में देखोगे तो चीजें क्या कर जाएंगी, रिवर्स। तो देखने का ध्यान से और उत्तर बनाने का देखो ध्यान से, और मुझे उत्तर बताने का देखो। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा CHO, ये राइट की तरफ था तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये किसकी तरफ था, इधर देखो लेफ्ट की तरफ, तो ये राइट की तरफ पहुंच जाएगा। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, ये एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद देखो ये लेफ्ट की तरफ था, ये राइट की तरफ पहुंच जाएगा। ये राइट की तरफ था, ये लेफ्ट की तरफ पहुंच जाएगा। ये राइट की तरफ था, ये लेफ्ट की तरफ पहुंच जाएगा। ये लो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे अब की बार OH मेरे भाई किस तरफ मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मौजूद है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मौजूद है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी बाबू, एल कॉन्फ़िगरेशन। मेरे भाई गलती मत कर देना, जब भी आपसे कहा जाए डी से एल ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है तो मान के चलना जो तुमने उत्तर निकाला उसके सामने आंसर को सटीक निकालने के लिए एक दर्पण लगा लेना अपनी तरफ से, ताकि आंसर ना के बराबर गलत होने की संभावना हो। जब दर्पण लगा लोगे तो गलत होगा ही नहीं। तो ऐसे आपने मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कहलाती है, एल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। OH के आधार पे आपने यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर दिया। कुछ एक केसेस में केस नंबर 2 पे चलता हूँ। कई बार OH के आधार पे क्वेश्चन नहीं आते। केस नंबर 2, मान लो कोई अमीनो एसिड आ जाए, 4 अमीनो एसिड्स, हो सकता है प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो है इनके ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जो हमने उत्तर दिए वो किसके आधार पे दिए, OH के आधार पे। अगर OH राइट की तरफ है तो आप कह सकते हो वो कॉन्फ़िगरेशन डी, अगर OH लेफ्ट की तरफ है तो किसकी तरफ, एल। देखो अमीनो एसिड के केस में OH का जो हिस्सा है, देखो हमने पीछे OH को क्या कहा, अगर RHS है तो क्या कहलाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। सही है, जुगाड़ दे रहा हूं। अमीनो एसिड में एक ग्रुप होता है डेट इज NH2 ग्रुप। OH जैसा ही काम कौन करेगा, NH2। मतलब OH की जगह यहाँ पे अब की बार आप किसको साथ कंपेयर कर सकते हो, NH2 को। तो जो OH राइट की तरफ था, अगर वही उसकी जगह OH की जगह NH2 ग्रुप हो गया तो OH राइट की तरफ उत्तर क्या दे रहा था, D। तो उस OH को कंपेयर करना शुरू कर दो NH2 के साथ। तो NH2 अगर राइट की तरफ हुआ तो भी आंसर क्या होगा अमीनो एसिड के केस में, D। अगर OH हमने पढ़ा किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर क्या था, एल कॉन्फ़िगरेशन। OH को रेफरेंस बना के कंपेयर करना शुरू कर दो NH2। अगर OH लेफ्ट की तरफ तो NH2 भी लेफ्ट की तरफ। आंसर अगर NH2 लेफ्ट की तरफ है तो आंसर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन अगर NH2 राइट की तरफ है,
एल कॉन्फ़िगरेशन तब होगी जब NH2 किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं अमीनो एसिड में जो मैं उत्तर दूंगा वो किसके आधार पे देता हुआ नजर आऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट। देखो ध्यान से देखने का और उत्तर के मजे लेने का, सही है। ये आपकी क्या मौजूद होती है, ध्यान से देखो, ये आपकी अमीनो एसिड मौजूद रही होगी, सही है। क्या ये सही है? देख लो भाई, अमीनो एसिड का फॉर्मूला सही है या गलत? बताओ भाई। चेक करो चेक करो चेक करो, देखने का और बताने का। अरे सही है या गलत है, आंसर दोगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलें फिर, सोच लिया? अरे सोचा या नहीं? चलो चलो चलो, देखो गलत है ये। कैसे? ये फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता, सही है। कुछ भी सोच लेते हो, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला रहा होगा। ध्यान रखना भाई, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला नहीं होता, सही है। इसको ऊपर छाप दूं, साफ दिखे, RCHNH2CO, सही है, RCHNH2COH। देखो बाकी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो NH2 ग्रुप की वजह से, बेसिक कैरेक्टर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। अगर NH2 किस तरफ मौजूद है, ध्यान से देखना है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर आप ऐसे दिखा दो, इस R ग्रुप को ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ और भी आसान हो जाएगा मॉलिक्यूल को रोटेट करना। HNH2COH, सही। ये अमीनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला है। जितनी भी अमीनो एसिड होती हैं सारी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, सिर्फ एक अमीनो एसिड को छोड़ के, डेट इज ग्लाइसिन। यहाँ अगर मैं क्या रख दूं, R ग्रुप की जगह H रख दूं तो डेट इज ग्लाइसिन, एलानिन CH3 ग्रुप रख दूं। तो मैंने फॉर्मूला कहा सभी अमीनो एसिड का फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ R ग्रुप की पोजीशंस चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो जितने भी अमीनो एसिड होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। तो फॉर्मूला हो गया RCHNH2COH, डेट इज अमीनो एसिड। अब मैं कह रहा हूं कि NH2 जो ग्रुप है वो कौन सी तरफ है, देखो इस तरफ, राइट हैंड साइड। तो मैं पूछूं ये कौन सी अमीनो एसिड है, तो आप मुझे आंसर देंगे कौन सी अमीनो एसिड है, डी अमीनो एसिड। कौन सी अमीनो एसिड ग्रुप, डी अमीनो एसिड। मैं कहूँ एल अमीनो एसिड बना दो तो NH2 को किस तरफ घुमा दो, इस तरफ। जैसे ही इस तरफ घुमाओगे ऐसे दिखा दो, NH2 जैसे ही आपकी लेफ्ट की तरफ घूमा तो आपने आंसर कहा कौन सी अमीनो एसिड, NH2 के आधार पे। NH2 इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो कौन सी अमीनो एसिड कहलाएगी। तो पीछे वाले में जो OH था अगर राइट की तरफ था तो D, लेफ्ट की तरफ था तो L। राइट की तरफ अगर NH2 ग्रुप है तो आंसर होगा D, और लेफ्ट की तरफ अगर NH2 ग्रुप है तो आंसर होगा L। ये छोटा सा कंसेप्ट था किसके ऊपर, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ध्यान रखना है RCHNH2COH, RCHNH2COH। OH वाली गलती मत कर देना क्योंकि गलती हुई है इसीलिए वो दिखाया गया है। तो फॉर्मूला होगा RCHNH2COH। जितनी भी अमीनो एसिड होंगे ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सही है, जिसमें R ग्रुप H हो जाएगा। बाकी आप R ग्रुप को चेंज करते रहेंगे, आंसर चेंज होते रहेंगे। तो फॉर्मूला होगा RCHNH2COH। फिर सुनो, RCHNH2COH, 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 and last time repeated RCHNH2COH। इसे अमीनो एसिड NH2 राइट की तरफ तो D, NH2 लेफ्ट की तरफ तो L। ध्यान से सुनने का, 4 लाइनें, सही है। अब वीडियो सेक्शन यहां तक था। अब एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनने का, जीवन में बड़ी ही काम की है। एक बड़े ही विद्वान प्रोफेसर है, वो अलग बात है, उन्हें आता कुछ नहीं है, सही है। डोलू मोलू से बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, आता कुछ नहीं है, दूसरों में कमियां बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, बहुत ही ज्यादा खर्चीले व्यक्ति भी हैं, सही है। मान के चल सकते हो कि पैसे को आग ही लगा देते हैं, वो इतने महान व्यक्ति हैं।
तो उनको एक रेफरेंस देता हूं, दैट इज कॉल्ड शकुनी। सही, तो 4 लाइनें सुननी है उस शकुनी के बारे में। शकुनी, सामने वाले से इतना जलो कि तुम्हारी रूह जलकर भस्म हो जाए, पर अपनी रूह से उड़ते हुए धुएं को सामने वाले का पता ना चले। सही है भाई, आपकी रूह से इतना धुआं निकले कि सामने वाले को क्या ना पता चले, पता ना चले। ध्यान से सुन लो एक बार। सामने वाले से इतना जलो कि तुम्हारी रूह जलकर भस्म हो जाए, पर अपनी रूह से उड़ते हुए धुएं कि सामने वाले को भनक तक ना लगे। इस चीज का एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा दूसरा बड़े ही पैसे में आग लगा देते हैं, तो ध्यान से सुनना है, कितना पैसा खर्च करते हैं, इतने खर्चीले हैं वो व्यक्ति। देखो ध्यान से, एक कंजूस पति ने, ध्यान से सुनना है, एक कंजूस पति को करंट लगा, बहुत ही खर्चीले हैं। एक कंजूस पति को करंट लगा, पत्नी, आप ठीक तो हो ना कंजूस? मैं ठीक हूं, तुम मीटर देख, यूनिट कितना बढ़ा। तो देख सकते हो इतने तो वो खर्चीले हैं, करंट लगने के बाद भी पूछ रहा है कि ये पता कर कि यूनिट कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है इन चीजों को। और धीरे धीरे क्या है, हम महाभारत के जो अध्याय हैं उनको भी कोट करते हुए नजर आएंगे, तो ध्यान रखना इन चीजों का थोड़ा सा। तो अपने दोस्तों के लिए इतना ही कहूंगा मैं। ठीक है भाई, इस चीज का क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।